नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सरहदों के संरक्षक पर नापाक हरकत करने वाले आतंकवादी को जब सेना मौत के घाट उतारती है तो पूरे देश में जश्न का माहौल होता है। सभी हिंदुस्तानी खुशी मनाते हैं, लेकिन जब सरहद के भीतर खाकी पर गोली चलाकर 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाला दुर्दांत एनकाउंटर में मारा गया तो सियासी रंगमंच के कलाकार इसे अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर असली था या नकली, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त लगेगा। परिस्थितियों के मुताबिक पुलिस या सेना जो कदम उठाते हैं उस पर यकीन करना चाहिए, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष को इस एनकाउंटर पर यकीन नहीं हो रहा, वो सवाल पर सवाल दाग रहा है और पूछ रहा है विकास कैसे मरा। अधिकार है आपका सवाल खड़े करना, लेकिन 30 साल से अपराध की दुनिया में दहशत का पर्याय बना रहा, तब किसी ने इतनी बेबाकी से सवाल क्यों नहीं खड़े किए। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कई जगहों से जश्न की खबरें आ रही हैं। लोग पुलिस के पक्ष में नारे लगा रहे हैं तो कहीं लड्डू खिलाए जा रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या ये लोगों की भावनाओं की जीत है या अन्याय के खिलाफ न्याय की। सवाल यह भी कि विकास दुबे की मौत के बाद क्या यह चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जो सबके मन में घर कर रहे हैं और आज पूछना चाहते हैं कि जो विकास का एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर को जिस तरह से काउंटर किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक तरह से राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सवालों के जन्म लेने के पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा ये कि जो पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है उसकी थ्योरी पर बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं। आज इन्हीं सवालों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो एनकाउंटर हुआ वो लोगों की भावनाओं की जीत है या फिर अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है। क्योंकि हर बार एक ही सवाल सबके सामने आ खड़ा होता है कि जब भी इस प्रकार के एनकाउंटर होते हैं तो लोगों की भावनाएं जरूर उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को सुकून उनको मिलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो अपने पीछे इस प्रकार के एनकाउंटर सवाल छोड़ जाते हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ इस वक्त केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके साथ पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ेंगे पृथ्वीराज जी। लेकिन केपी मलिक जी, पहले तो स्वागत है आपका। और सवाल यही कि हम कुछ समय पहले भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर रहे थे और उसके बाद यही बात सामने आ रही थी कि इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनका राजनीतिक रसूख होता है और राजनीतिक रसूख के चलते वो बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार जो हमला हुआ वो खाकी पर हुआ और खाकी पर जब हमला होता है तो कहीं ना कहीं खाकी इसको अपने मान सम्मान से जोड़ लेती है और उसका बदला लेने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर जहां तक बात है तो इसको बहुत सी चीजें ऐसी भी इसमें हैं जो हजम नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इस एनकाउंटर को लोगों की भावनाओं की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हमने देखा हैदराबाद में किस तरह से लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसाए, खुशियां मनाई और आज भी कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप, केपी मलिक जी? केपी मलिक जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके साथ साथ विकास का जो वकील है उन्होंने भी इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। लेकिन जिस तरह से लोगों के मन में ये भावनाएं उमड़ रही हैं, पुलिस की तरफ से जो इस प्रकार का ये काम किया गया उसको लेकर लोगों में खुशी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लड्डू बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और इसी तरीके का एक जश्न हमें उस वक्त भी देखने को मिला था जब हैदराबाद में रेपिस्टों को पुलिस की तरफ से एनकाउंटर का शिकार होना पड़ा था। अब ऐसे में ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो इस तरह के एनकाउंटर किए जाते हैं उसके पीछे जब हम जाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, उनकी जो भावनाएं हैं वो ज़रूर इसमें सुकून उनको मिलता हुआ दिखता है, लोगों को खुशी इस बात से होती है। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खुशियां मनाई गई इस एनकाउंटर के बाद। लेकिन इसमें
सबसे बड़ा सवाल ये कि जो इस एनकाउंटर के बाद जो चैप्टर है, क्या वो क्लोज हो जाएगा, वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिस पर बहुत सारी जांच होनी थी, बहुत सारी रिपोर्ट आना बाकी था। केपी मलिक जी, सुन रहे हैं मुझे आप? केपी मलिक साहब। जी जी जी, आवाज आ रही है सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। केपी मलिक जी, हम इस पूरे प्रकरण को लेकर थोड़े समय पहले भी बातचीत कर रहे थे, और अब इस एनकाउंटर के बाद विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो इस एनकाउंटर को लेकर के कह रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है। लेकिन एक और अहम सवाल इसमें यह है कि हमने देखा कि लोगों में खुशी है, लोग खुश होकर लड्डू बांट रहे हैं, पुलिस की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए समझे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों में खुशी जाहिर करने का एक अपना एक नजरिया होता है लोगों को, क्योंकि वो कानून की बारीकियों को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि पूरा ये षड्यंत्र जो है, ये एनकाउंटर जो है, इसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है। तो उनको बारीकी समझने की आवश्यकता है। जो लोग बारीकी समझ रहे हैं उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने सवाल उठाया है। मेरा कहना यह है कि शुरू से ही ये नाटकीय लग रहा था, कल से जब इन्होंने जाके अपनी गिरफ्तारी वहां पे दी। अब आप बताइए, कोई बताता है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, आइए मुझे खबरें हमारे पास आई हैं। ये मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कल ही जो महाकाल केपी मलिक जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास आऊंगा, पूछूंगा मैं आपसे इसी सवाल को लेकर कि एक तरफ तो एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग खुशी मना रहे हैं। पृथ्वीराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीजीपी हैं। पृथ्वीराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। पृथ्वीराज जी, पुलिस की तरफ से ये एनकाउंटर हुआ, और ऐसे एनकाउंटर पहले भी हुए हैं। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बात ये आ रही है कि परिस्थिति जन ने इसको नाम दिया गया कि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी तब ये किया गया। अब ऐसे में ये कई बातें जो है वो हजम नहीं हो रही हैं विपक्ष को, और भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भी बातें हजम नहीं हो रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी इसमें तस्वीर निकल कर ही आई कि जब भी इस प्रकार के एनकाउंटर होते हैं लोग खुश हो जाते हैं, लोगों की भावनाओं की जीत होती प्रतीत होती है। लेकिन क्या इसको भावनाओं की जीत समझकर छोड़ दिया जाए, या न्याय के खिलाफ न्याय की जीत इसको कहा जा सकता है, या ऐसा नहीं है? मेरा आपसे, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं इस देश के, और इतने महत्वपूर्ण चैनल में आप एंकर हैं। मेरा आपसे ही प्रश्न है, क्या आपको लगता है ये एनकाउंटर सही है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि देश की भावनाओं का क्या प्रमाण है? इस देश की भावनाएं इस एनकाउंटर के पक्ष में है, इसका कोई प्रमाण है? और ठीक है, एनकाउंटर कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, प्रश्न तो उठेंगे, जांच भी होगी। लेकिन मैं इस देश के आज तक के सभी शासकों, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और अन्य पार्टियां भी हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई देश को इस मुहाने तक लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? जहां हम एनकाउंटर कर करके खुश हो रहे हैं। अरे इस देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, तो उसको पंगु और उसको बीमार करने के लिए, उसको सड़ी गली बनाने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार हैं? क्यों नहीं हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इतनी ताकतवर हो जाती कि 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे गैंगस्टर्स को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ऐसे गैंगस्टर्स को सजा मिले और वो फांसी पे चढ़े। हमारे देश में ऐसी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि निर्भया कांड था, उसके जो बलात्कारी थे, उसके जो किलर थे, उनको सजा देते देते 7-8 साल लग गए। और इन 7-8 सालों में हर वर्ष 10,000 ऐसे केस हुए इस देश के अंदर। तो क्या उन सब 10,000 यानी कि 70,000 लोगों को गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए था? बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री
अमित शाह जी के ऊपर भी इल्जाम लगा था कि उन्होंने एक हत्या में शामिल थे वो, और वो पुलिस कस्टडी में भी रहे, और कई तरह की बातें हैं। अगर मान लो पुलिस को पूरी पावर दी जाए तो उनका भी एनकाउंटर हो सकता था, किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है। तो एनकाउंटर कल्चर को इस देश में चलाना है या इसको रोकना है, या हमारे देश के आम जनता के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना है, जिस प्रकार इंग्लैंड में है, जिस प्रकार अमेरिका में है, जिस प्रकार जर्मनी में है, जिस प्रकार जापान में है। तो ये इस देश की जनता को तय करना है, क्योंकि देश के नेता तो इस विषय में फेल हो चुके हैं और ये देश को पंगु बनाना चाहते हैं, देश में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। कल को मेरा भाई या आपका भाई या मलिक साहब का कोई बेटा अगर मान लो किसी छोटे मोटे केस में फंस गया और अगर वो किसी पर्सनल खुंदक में किसी पुलिस वाले ने उसका फेक एनकाउंटर कर दिया, तो उस वक्त मैं, आप और मलिक साहब कहाँ जाएंगे? तो मैं ये देश से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो एनकाउंटर कल्चर करके और देश में लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, कह रहे हैं कि देश की लोगों की भावनाओं का आदर किया है, सम्मान किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। इस चीज का प्रमाण क्या है कि देश की भावनाएं इस एनकाउंटर के साथ है? सब गरीब लोग फंसते हैं। ये जो छोटे मोटे मोबाइल चोरी के केस में, कोई कॉपी चोरी के केस में, कोई 2000 चोरी के केस में, छोटे मोटे गरीब आदमी, दलित, आदिवासी ये लोग फंसते हैं। जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, और उसका जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, पृथ्वीराज जी, जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, देश के सामने ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर देगी। और ये जो छड़ी गड़ी न्याय व्यवस्था है, इसको जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक आम आदमी को इस देश में इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन पृथ्वीराज जी, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो एनकाउंटर हुआ, ये तो न कोई आम व्यक्ति था, इसके रसूख राजनीति में भी उतने ही थे जितना कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो सिस्टम केवल राजनीति का सुधरना जरूरी नहीं है, सिस्टम हमारे पुलिस का भी सुधरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो राजनेताओं के सामने नतमस्तक होते हैं सिर्फ अपना बेहतर जगह तबादला करवाने के लिए। वो छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी बन जाती हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि ये जो इतना बड़ा गैंगस्टर बना, पहले तो छोटा मोटा बदमाश ही होगा, तो जब इतना बड़ा गैंगस्टर बनते बनते इसमें पुलिस का भी हाथ है और वहाँ के जो स्थानीय राजनीतिज्ञ हैं उनका भी हाथ है, और इस देश की जो व्यवस्था है कमजोर व्यवस्था है, और जिसमें ये इन लोगों को कोई पूछता नहीं है, इनका कोई सजा नहीं मिलती है समय के अनुसार। तो इन सब चीजों का ये मिला जुला मिश्रण है जिस वजह से ये इस स्टेज तक पहुंच गया। तो मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ इस देश के शासकों से, आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से, कि भाई ये जो इस देश का आखिरी एनकाउंटर है क्या? अगर तो ये आखिरी एनकाउंटर है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इस देश की व्यवस्था बिल्कुल आगे सही हो जाएगी। कोई किसी की बहू बेटी को नहीं छेड़ेगा, कोई किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार नहीं करेगा, कोई किसी दलित पे अत्याचार नहीं करेगा, है जी। कोई आज के बाद इस देश के सभी लोग संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानना शुरू कर देंगे। तो इस तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, और आदरणीय गृह मंत्री जी को भी, सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि यदि ये इस देश का आखिरी एनकाउंटर हो तो। लेकिन अब ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं, अभी इस देश का आखिरी एनकाउंटर है, क्या और एनकाउंटर इस देश में चलेंगे? ये चलते रहेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएं। केपी मलिक जी, जो पृथ्वीराज जी कह रहे हैं बातें कि क्या ये आखिरी एनकाउंटर होगा, अगर आखिरी एनकाउंटर होगा तो ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में रामराज आ गया, जिसके हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस इंतजार का हमें और ज़्यादा समय तक इंतजार करना पड़ेगा ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये आखिरी अपराध नहीं है, ये आखिरी अपराधी नहीं है, और ये आखिरी एनकाउंटर नहीं है जो हुआ। और इस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए, राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां, जिन सभी राजनीतिक पार्टियों से इस व्यक्ति का रसूख रहा इसमें संदेह नहीं है, और वो सब आज इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो भी इस प्रकरण में अगर जांच बेहतर तरीके से तो कहीं ना कहीं नजर आएगा उनका भी हाथ, किसी की उंगली। केपी मलिक जी, केपी मलिक साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? लगता है केपी मलिक तक मेरा सवाल नहीं पहुंच पा रहा है, कोई तकनीकी दिक्कत है। पृथ्वीराज जी, जो
एनकाउंटर होते हैं, आपने तो ये सारी चीजें देखी हैं, ऐसे चीजों को देखा है, परखा है। क्या इस तरह के एनकाउंटर पुलिस के वर्दी के ऊपर जब कोई सवाल खड़ा करता है तब आपको लगता है ऐसी चीजें हो जाती हैं, या फिर ये पुलिस अपने मान सम्मान से इन चीजों को जोड़कर देख लेती है, या फिर ऐसे मामलों में भी जो राजनीतिक दांवपेच हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है? पृथ्वीराज जी। हाँ, तो ये एनकाउंटर जो है ठीक है। कई बार जैसे एक बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं कि अघोषित युद्ध जब चलता है, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में चल रहा है या पहले पंजाब में चल रहा था या उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, जब एक किस्म की बहुत इंसर्जेंसी चलती है और अघोषित युद्ध उसे विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित जब इस देश में चलाए जाते हैं या किसी अन्य देश में चलाए जाते हैं, तो मुकाबला होता है, एनकाउंटर भी होते हैं, असली भी होते हैं, कई बार गलतियां भी होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से, और जब गलतियां होती हैं तो उनकी इंक्वायरी भी होती है, लोगों को सजा भी मिली है, कई लोगों की नौकरियां बर्खास्त भी हुई हैं। तो जब जहाँ पर अघोषित युद्ध इस तरह के चलते हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत ही जो है वो इस तरह का ओवर रीच जिसको हम कहते हैं पुलिस की, वो हो जाती है। लेकिन एक आम अपराधी को, जिसको कि बनाया हमने खुद है, जिसको इतना बड़ा गैंगस्टर हमने हमारे खुद गलतियों से वो बना है, और फिर उसको एनकाउंटर कर देना और देश की जनता को ये दिखाना कि एनकाउंटर सही है, तो ये तो देश की जनता भी समझ रही है एनकाउंटर सही है। बिल्कुल पृथ्वीराज जी, आपके पास आऊंगा और इसके बारे में पूछूंगा कि अगर ये दुर्दांत गैंगस्टर बच जाता तो क्या कुछ हो सकता था, ये सवाल आपसे पूछूंगा मैं। लेकिन इस बीच दिनेश सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं। दिनेश सिंह जी, स्वागत है आपका। और मलिक साहब, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा सवाल ये कि राजनीतिक पार्टियां अब इस प्रकरण को लेकर जांच की मांग कर रही हैं, सियासी आंसू बहाए जा रहे हैं, एक आंख से आंसू एक आंख से खुशी, ऐसा राजनीति में जो पार्टियां होती हैं उनको देखा जाता है बहाते हुए। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ राजनीतिक आंसू है या फिर कुछ और इसके पीछे आपको कहानी दिखती है, या फिर सच है सब? नहीं, देखिए शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां अंदर से बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर ये जिंदा रहता तो राजनीतिक पार्टियों के कुछ न कुछ राज पास करता। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग हैं, और इसमें आप किसी एक राजनीतिक पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते। तमाम जो उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पार्टियां आज के समय में हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो, सभी के नेताओं के संबंध इस कुख्यात विकास दुबे से थे, और विकास दुबे के को मारा गया है। क्या किया है तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह का ये एनकाउंटर हुआ है, इस संभावना पहले से की जा रही थी, और ये एनकाउंटर आज किन परिस्थितियों में हुआ है, कल जिस तरह से गिरफ्तारी नाटकीय ढंग से हुई, जिस तरह से आज नाटकीय ढंग से सुबह सुबह जो है उसका एनकाउंटर किया गया, सब नाटक है। इसमें कोई सच्चाई, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। आप बताइए कि मीडिया उज्जैन से उसके पीछे चल रहा है, और मीडिया को 1 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, और उससे कुछ देर बाद ही खबर आती है कि गाड़ी पलट गई है। पता चला 2 दिन पहले पुलिस की गाड़ी में पंचर हो गया था, तो उसके जो 2 साथी थे उनका एनकाउंटर हुआ था, और आज गाड़ी पलट गई। तो ये गाड़ी महत्वपूर्ण है, तो गाड़ी कर रही है। अब आज पृथ्वीराज जी बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। हमारी इनकी बात हुई थी कि आज नहीं तो कल पुलिस की पकड़ में आ ही जाएगा। वो पुलिस की पकड़ में अपने आप ही आ गया। पुलिस का ये पुलिस की दयनीय स्थिति दर्शाता है, जिस तरह का एनकाउंटर ये हुआ है, और पुलिस की हताशा और निराशा। जिस तरह से आप देखिए कि वो कानपुर से निकल के फरीदाबाद पहुंच जाता है, तमाम दिल्ली में घूमता है, वो दिल्ली से निकल के फिर वो जो है उज्जैन तक पहुंच जाता है। तो आप पुलिस की दयनीयता समझ सकते हैं इस सब मामले से। और सत्ताधारी दल की अगर आप बात करें, सत्ताधारी दल बहुत खुश है। अगले ही दिन सत्ताधारी दलों ने दिखा दिया था कि जिस तरह से उसके घर का तहस नहस किया गया था, सब सबूतों को, तथ्यों को मिटाने की बात की। तो इसमें किसी सत्ताधारी दल के लोग दुखी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। शमशेर जी, दिनेश सिंह जी, केपी मलिक जी को आपने सुना, और ये आरोप लग रहे हैं कि सब प्रायोजित था, प्रायोजित तरीके से सब किया गया। मीडिया को 1-1.5 किलोमीटर पहले रोक देना, और उसके बाद मीडिया के सामने खबर आना कि वो भागने की कोशिश कर रहा था,
और उससे पहले हम सबने देखा कि उसने कहा कि मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। अगर उसको इस बात को लेकर भागने के फिराक में वो कोशिश करता पहले, तो वो पहले ही नहीं बोलता कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। तो कई चीज़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये कि एक के बाद एक सारे के सारी चीज़ें जो है वो अब हमारे सामने नहीं रही। जिन लोगों को हमने एनकाउंटर किया वो भी सबूत थे हमारे पास, घर जो था जिसको तोड़ा गया वो भी हमारे पास सबूत था। कई चीज़ें ऐसी हैं, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया, ऐसा लग रहा है। शमशेर जी देखिए, जब सवाल करना हो तो बहुत सारे सवाल होते हैं और सवाल के में सवाल होते हैं। जिनको सवाल करने की आदत है वो तो सिर्फ सवाल करेंगे। लेकिन जरा आप देखिए, ये भी आप लोग राजनीतिक, मैं सुन रहा था दोनों पृथ्वीराज जी डीजीपी रहे हैं, अपने पत्रकार साथी को भी सुन रहा था कि देखिए देश की भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि सबको सवाल पूछने का हक है और सवाल पूछना भी चाहिए। लेकिन यही घटना जब कानपुर में हो रही थी तब भी लोग सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस क्या कर रही थी, और इतने दिनों पकड़ में नहीं आ रहा तब भी लोग सवाल पूछ रहे थे। इसलिए लोग दिन प्रतिदिन सवाल पूछ रहे थे। जब उसकी लोकेशन ट्रेस हुई फरीदाबाद में तब भी सवाल पूछ रहे थे। जब उसको महाकाल मंदिर उज्जैन में गिरफ्तार किया गया तब भी लोग सवाल पूछ रहे थे। ऐसे वो नहीं कहा कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इतनी आसानी से नहीं कहा। उसने पर्ची विकास दुबे के नाम से कटाई, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड उसने फर्जी लिया। ये नहीं है कि विकास दुबे बताकर वो दर्शन करने जा रहा था। जब वो समझा कि विकास दुबे कानपुर वाला बताकर ही शायद हम बच जाएंगे, उसने बताया और महाकाल के दरबार में शायद इसीलिए हाजिरी लगाने गया था। मुझे लगता है कि अपराधी का अंतोगत्वा यही अस्त्र होता है और अस्त्र होना चाहिए किसी के अपराधी का। पिछले राज्य पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, पूरे राज्य को उन्होंने संचालित किया है, पुलिस महत्वों को संचालित किया है और कोई पहले मुठभेड़ की घटना नहीं है। अगर कोई अपराधी पुलिस पार्टी पर गोली चलाएगा, उसका हथियार छीन लेगा, तो पुलिस उसको हथियार किस लिए दिया जाता है? या तो पुलिस को आप कह दीजिए कि सारे हथियार जमा करा लिया जाए और उनको जो है फूल दे दिए जाए कि कोई अपराधी आए तो माला फूल पहना के उनका आप स्वागत कीजिए। क्या उस सुल्तान अपराधी के माइंड? ठीक है दिनेश सिंह जी, लेकिन एक मेरा सवाल इसमें ये था, इसकी का तेल रखकर उसको जलाने की साजिश करता है। और जब वहां से गिरफ्तार करके उसको लाया जाता रहता है तो रास्ते में जब गाड़ी पलटती है, एक बहुत सवाल इन्होंने किया को दूर रखा गया। अरे अगर आप किसी कुख्यात अपराधी घटना हो जाती, को गोली लग जाती, तो लोग क्या कहते? इसका उत्तर तो पुलिस देगी, मैं नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि दिनेश सिंह जी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन हाँ वो ये कहना चाहते हैं कि इनके हिसाब से, हाँ ठीक है, जगह नहीं है। हाँ अपराधियों की यही जगह, आप ये कहना चाहते हैं दिनेश जी? इसी तरीके से न्याय होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? एक मिनट आ रहा हूं केपी जी आपके पास। दिनेश जी, दिनेश जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं कोई तकनीकी दिक्कत है। मलिक साहब उंगली उठा रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। मलिक साहब यही मुझे लगता है कि यही कहना चाहते हैं दिनेश सिंह जी की यही तरीका, अपराधियों की यही जगह ठीक है। मैं शमशेर जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से माननीय दिनेश जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मीडिया को पीछे रोक दिया गया, गाड़ी पलट गई, बदमाश निकल के भाग रहा था। आप मुझे बताइए कि उस बदमाश के पैर में, शायद इनकी जानकारी नहीं है दिनेश जी की, उस बदमाश के पैर में स्टील की रोड लगी हुई थी, वो भागना तो दूर है, ढंग से चल नहीं पाता है वो। और आप मुझे बताइए कि एसटीएफ के इतने दयनीय जवान थे कि जिनके हाथों से उसने हथियार भी खरीद लिया और छीन लिया, सॉरी, और छीन के बाद वो भाग भी गया। जो चल नहीं पा रहा वो भागना भी शुरू हो गया। वो 25 जो हथियार भी छीन लिया, उसमें ताकत आ गई है, आप सोच लीजिए। और अगर उसको भागना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया था उस जंग में जाके? तो ये पहले दिनेश जी को सोचना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा दिनेश जी से ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि पत्रकार सवाल उठा रहे हैं हम लोग, अब हम न उठाएं। आप 3 साल से क्या कर रहे हैं? आप 3 साल से कैसे उसको पाल रहे थे? मंत्रियों के नाम भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं छोटा जवाब ले लेता हूँ दिनेश जी से। दिनेश जी, रोड की बात सामने आई, पहले आत्मसमर्पण करने के लिए वो तैयार रहता है, अब रोड वाला आदमी भागेगा कैसे? कहीं उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। हाँ, पुलिस ने उसको पकड़ा है, मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा है, फर्जी आई कार्ड के साथ उसका कौन कहता उसने सरेंडर किया?
और यही मलिक साहब कह रहे हैं कि एक पैर से वो लंगड़ा था, लंगड़ा के चल रहा था। आप कल्पना कीजिए, जो अपराधी एक पैर से लंगड़ा हो, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दे और उनको जला दे, उनकी डेड बॉडी को जला देना चाहता है। अगर दोनों पैर से सलामत होता तो क्या करता? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। चलिए, दिनेश जी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं पृथ्वीराज जी से एक आखिरी छोटा सवाल पृथ्वीराज जी आपसे पूछूंगा। अगर विकास दुबे जिंदा बच जाता तो क्या होता? क्या उससे पूछताछ होती तो कोई नाम सामने आ जाते, या फिर आपको भी पता है कि ऐसे व्यक्ति को जब लंबे समय तक जेल में रखा जाता तो फिर अपने राजनीतिक रसूख का फिर इस्तेमाल करता, जो पहले वो करता आया था अब फिर करता, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जमानत पर या सबूतों के अभाव में हो सकता है वो फिर छूट जाता। तो ऐसे में अगर उसको जेल में पकड़कर डाल दिया जाता, मुकदमा उस पर चलता, तो आपको लगता है कि उसको इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत जल्द सजा मिल जाती? क्योंकि हमने देखा निर्भया मामले में इतना जघन्य अपराध हुआ, उसमें भी 7 साल हमारे देश में लग जाते हैं। ऐसा होता क्या? ये इस विषय में मुझे ये कहना है कि यदि वो विकास दुबे मान लो पकड़ लिया जाता है या उसको प्रॉपर कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई पुलिस करती और उसको जेल में डालती, उसके ऊपर मुकदमा चलता, तो ये जो सरकार है इस समय भारतीय जनता पार्टी की और या इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो इनको बहुत बड़ा एक डर होता है पब्लिक एंगर का, गुस्से का, कि क्योंकि वो तो रोज टीवी पे उसको दिखाते, 7-8 साल तक उसका मुकदमा चलता, हो सकता है 10 साल तक चलता है। इनको जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, इतनी गली सड़ी है, इतनी खराब हो चुकी है कि उसमें सजा दिलाना ही किसी गैंगस्टर को या किसी अपराधी को तकरीबन असंभव है। इस देश के अंदर 40,000 केसेस दलित उत्पीड़न के होते हैं हर वक्त, हर साल, और हर रोज 3 बलात्कार के मुकदमे होते हैं दलित महिलाओं के साथ। तो क्या ये 40,000 एनकाउंटर हो गए हर साल? दिनेश सिंह जी बताएंगे इस देश को। और जो लोग इस देश को लूट रहे हैं और जो दूसरे लोग किलर हैं, मर्डरर हैं, कहीं कहीं हत्याएं करते हैं, कितने एनकाउंटर? आज से एनकाउंटर शुरू कर दो। हम ये कह सकते हैं पृथ्वीराज जी, हम ये कह सकते हैं कि अगर मुबारकबाद देता हूँ कि आज से एनकाउंटर कल्चर इस देश में शुरू करो। आदरणीय गृह मंत्री जी टीवी पे कहें कि आज से हमारे देश में एनकाउंटर कल्चर शुरू है, रोज कोई ना कोई एनकाउंटर होगा। मैं तो कहता हूँ कहें इस देश को, इस देश की जनता को कि रोज एनकाउंटर होगा। मैं तो इनको बधाई दूंगा, इनको मुबारकबाद दूंगा, रोज एनकाउंटर होने चाहिए। ठीक है पृथ्वीराज जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये इसी तरह से पकड़ा जाता, पूरी प्रक्रिया चलती, जांच चलती, तो इस पूरे मामले में जनता में गुस्सा होता और उस गुस्से का जवाब देना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। इनको अपने नाक भी छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी वालों को। शुक्रिया, मैं रोकूंगा आपको भी। डीजीपी, पूर्व डीजीपी पृथ्वीराज जी, राज्य कहना बड़ा आसान होता है, बड़ी आसानी से राजनेताओं के ऊपर उठा देते हैं। जरा आपने कर देखा करिए, मैंने जीती रहे हैं ना, इस तरह से आप पार्टी को ऊपर आरोप लगा दिए कि मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता। क्या मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता? भारतीय जनता बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मांगा गया है, मैंने प्रश्न पूछा गया है, पहले वो किसमें था? बहुजन समाजवादी पार्टी में गया था, उसके समाजवादी पार्टी में आया, उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी में आई। बहुजन समाजवादी पार्टी के कंधे पे रखकर चलाते रहेंगे। 3 साल से तो आप भी हैं, चलिए चर्चा को विराम देना होगा, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत देता नहीं है। बहुत बड़ी बहस है, बहुत लंबी बहस है, और इस पर जितना हम सवाल जवाब करें, कितना भी कर सकते हैं, आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस पर पहुंचना आसान नहीं है। शुक्रिया मलिक साहब आपका, दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पृथ्वीराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एनकाउंटर धांसू, सियासी आंसू आज का हमारा विषय था। एनकाउंटर धांसू की जहां तक बात आती है, अगर एनकाउंटर नहीं होता तो ये सवाल होते एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। अब एनकाउंटर कर दिया तो ये सवाल हो रहे हैं क्यों किया गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल भी उठेंगे, जवाब भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम 1% ये मान भी लें कि इस व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता, इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलता, मुकदमा चलने के बाद इसको सज़ा होती, और सज़ा होने के बाद क्या इसकी ज़मानत नहीं होती। इतने बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति के साथ कौन लोग नहीं जुड़ता,
क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसे लोगों का होता है, इनके पास धनबल होता है, बाहुबल होता है। और दूसरी बात ये कि लोगों के मन में हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली से पता नहीं भरोसा क्यों उठ गया है। कुछ ऐसे ऐसे कारण भी हैं कि लंबे मुकदमे चलते हैं, लंबे मुकदमे के बाद जो फैसले आते हैं वो कई बार हक में नहीं आते हैं, और किसी को सज़ा दिलवाना खुद के लिए कई बार सज़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो एनकाउंटर किया गया, हालांकि इसको लेकर जांच की बात हो रही है, जांच की मांग हो रही है, और जांच होगी तो क्या निकलकर सामने आएगा हम भी देखेंगे या आप भी देखना। लेकिन जिस तरह से इसका एनकाउंटर किया गया उससे एक बात तो ज़रूर निकली है कि जो 8 पुलिसकर्मी जिन्होंने शहादत दी उनके परिवार वालों को सुकून ज़रूर मिला है, और कुछ ऐसे लोगों को भी सुकून मिला है जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित थे, पीड़ित थे। उनमें चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हों या फिर किसी गांव के, किसी मोहल्ले के, किसी कस्बे के आम आदमी हों। लेकिन एनकाउंटर की परंपरा अगर चलती है तो उससे ये ज़रूर कहेंगे हम कि ऐसी परिस्थितियों में ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग भी जो है वो पुलिस की जद में आ सकते हैं, जिनका पर्सनल पुलिस के साथ किसी बात को लेकर खटास है, मनमुटाव है, तो उनका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन अब जो ये किया गया, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा सवाल हो गया है। जांच के लिए, जांच की मांग कर रहे हैं, कैसे जांच होगी। एक सवाल ये भी कि मीडिया की गाड़ी को क्यों रोक दिया गया, उसके बाद ये एनकाउंटर होता है। चीज़ें बहुत सारी हैं, और आने वाले दिनों में देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। और अगर 2-4 दिन, 5 दिन चर्चा होने के बाद अगर कोई चर्चा नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इस एनकाउंटर धांसू का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।